अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में आपको बताएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिस प्रोफेशन के बारे में हमारे कंट्री में ज़्यादा बात नहीं की जाती और हमारी कंट्री में उसे प्रमोट भी ज़्यादा नहीं किया जाता। तो आज वो आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, जिस प्रोफेशन के बारे में मैंने अभी आपसे बात की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम अभी एक डॉक्टर के पास हैं मौजूद। सबसे पहले तो वो ये बताएंगे कि उन्होंने ये प्रोफेशन चूज़ क्यों किया और उसके बाद जो हर्डल्स उन्होंने देखे उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स आप लोगों का टाइम निकालने के लिए कि आप आए और इस फील्ड के बारे में भी आप लोगों ने सोचा कि इस फील्ड की इम्पोर्टेंस क्या है। देखें, क्वेश्चन तो आपका बहुत बड़ा है। अगर आप पूछें कि ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया और उसके बारे में क्या हर्डल्स आई या इसमें क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन आपका ये है कि आपने क्यों चूज़ किया फील्ड। देखें, आजकल मैं अपने एफएससी के टाइम से, अपनी पूरी डिग्री के टाइम से ये देखता आ रहा था कि लोग जस्ट ह्यूमन साइड के डॉक्टर बनना चाहते हैं और ह्यूमन साइड के अंदर कई फील्ड हैं। सर्जन ज़्यादा हैं, फिजिशियन ज़्यादा हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा हैं, साइकेट्रिस्ट ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी एनिमल्स को नहीं सोचता। ऑल्दो मैं सिर्फ स्मॉल एनिमल्स का डॉक्टर हूँ और ये फील्ड भी ह्यूमन साइड की तरफ बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन कोई पेट्स की तरफ या एनिमल्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। हर कोई यही जानना चाहता है कि वो इंसान को स्टडी करे और इंसान का ही डॉक्टर बने। तो यंग एज में हमारे घर में बेसिकली बहुत पेट्स होते थे, जस्ट लाइक बर्ड्स बहुत होते थे, मोर वगैरह, और कई दफ़ा बकरी वगैरह भी रखी थी घर में। तो हमेशा कभी वो बीमार होते थे तो एक, आपको शायद जानती होंगी, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज, ठीक है, तो जो कि ज़्यादातर लोग उसको घोड़ा अस्पताल के नाम से मशहूर है वो। तो लोग हम वहाँ लेकर जाते थे अपने पेट्स को। तो तब से मैं अपने वाले साहब के साथ आता था, वो मुझे गाइड करते थे कि यहाँ डॉक्टर्स हैं और ये इनकी पूरी डिग्री होती है। तो तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में जानना शुरू किया। नो डाउट इंटरेस्ट डेवलप तब से मेरा होना शुरू हुआ था। मेरा जो कॉलेज था ना, जैसे मैंने मेडिकल एफएससी की है, वो मेरा कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के सामने था। तो मैं वो डेली गुजरता हुआ देखता था और नो डाउट लोग उसको, मुझे कभी भी इंकरेज नहीं किया गया था मेरे फ्रेंड्स या कजन्स की तरफ से, कभी भी नहीं उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। तो लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट थी, ठीक है ना। लाइक फैमिली ने हमेशा कहा कि नहीं, सपोर्ट फील्ड आप जाओ। और हमेशा एक बुरा एक इसके बारे में मिथ है या एक कंसेप्ट है कि इसका बाहर के मुल्कों में बहुत स्कोप है। इट्स नॉट लाइक कि एक चीज़ का बाहर स्कोप है, पाकिस्तान में हर चीज़ का स्कोप है। अब जब मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना है, सबने कहा ठीक है आप बाहर चले जाओ, बाहर स्कोप है इसका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इस पर मैंने जब एफएससी प्री मेडिकल जो 11th और 12th क्लास होती है उसके बाद इनका एडमिशन होता है। सो जैसे एमबीबीएस का एडमिशन होता है वैसे इनका एडमिशन होता है, जबकि अब तो इनके में टेस्ट भी होता है, एंट्री टेस्ट। वो एंट्री टेस्ट क्लियर करने के बाद आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। 5 इयर्स का पूरा डिग्री है ये, ठीक है, DVM, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ये डिग्री करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो अभी जो है ओवरऑल आप हर तरह के एनिमल्स को ट्रीट करेंगे या सिर्फ बेबी एनिमल्स को? नहीं, जस्ट हमारे यहाँ जब हम एक वेटनरी मेडिसिन में आ जाते हैं, सारी फील्ड्स पढ़ा दी जाती हैं और हमें बता दिया जाता है कि नाउ यू आर एनिमल डॉक्टर। ओके। अब हमारी मर्जी होती है कि हमने आगे किस फील्ड में जाना है, किस ब्रांच की तरफ जाना है। हम स्मॉल एनिमल्स में आ सकते हैं, ठीक है। हम लार्ज एनिमल्स मतलब जो गाय, भैंस, बकरा, घोड़ा, इसमें आ सकते हैं। इनफैक्ट घोड़ों का भी एक अलहदा एक्वाइन सेक्टर जिसमें लोग सिर्फ घोड़ों को डील करते हैं। पोल्ट्री अलहदा सेक्टर है जिसमें आप पोल्ट्री में जा सकते हैं। कुछ लोग कैमल्स की तरफ चले जाते हैं जो कि लार्ज एनिमल्स में आता है। फिर कुछ लोग वाइल्ड लाइफ की तरफ चले जाते हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ का सारा सेक्टर, लाइन्स, एक्जोटिक डियर्स वगैरह सारा कुछ उनको दिखा देता है। उसमें मैंने फिर फर्दर चूज़ किया कि मैं अपने मुल्क में रह के, इनफैक्ट अपने शहर में रह के, किस चीज़ को ज़्यादा देख सकता हूँ और किस में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। और मुझे कैट डॉग में ज़्यादा पसंद भी थे, कैट्स ज़्यादा पसंद थी मुझे। तो इस तरह फिर मैंने इस फील्ड को चूज़ किया कि मैंने अपनी इंटर्नशिप, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपने इंटर्नशिप मतलब वो जो 6 महीने आपके सीखने के होते हैं जिसको हाउस जॉब कहते हैं ज़्यादातर, वो आपने किधर की। मैंने हाउस जॉब अपने जिस डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के साथ की, वो स्मॉल एनिमल्स के उनका क्लिनिक था फ्लोर के एरिया में। वहाँ मैंने प्रैक्टिस की, 6 महीने उनकी हेल्प की ताकि मेरी डिग्री पूरी हो सके। और मेरी मजबूरी भी थी कि करनी थी वो इंटर्नशिप, वो की। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसमें इंटरेस्ट हो गया। फिर मैंने 2 साल इनमें स्पेशलाइजेशन की, एम फिल।
एमफिल इन स्मॉल एनिमल सर्जरी। एमफिल भी उसमें की और साथ साथ मैंने फिर 2 साल अपने टीचर के साथ ही उनके क्लिनिक में जॉब की। 2 साल जॉब करने तक एमफिल भी हो चुकी थी, एक्सपीरियंस भी हो चुका था। तो फिर मैंने ये इधर बैरिया केनाल रोड पे अपना क्लिनिक स्टैब्लिश किया। अबाउट 2016 के एंड में किया था। नाउ 2020 इट्स बीन 4 years। 4 years वो हो गए, 2 years आपने अपने 2 years वो हो गए तो 6 years की मतलब से पूरा आप एक्सपीरियंस हो चुका ये है। सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक होता है कॉन्सेप्ट, लोग जो होते हैं ब्रीड और जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस करते हैं। वो देखें, इसके 2 पहलू हैं। अगर आप कहेंगे जी कि यहाँ पे तो पाकिस्तान में लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं जी कि हमें नस्ली बिल्ली चाहिए, पर्शियन बिल्ली चाहिए। आपने इस पहलू को देखा है, ठीक है, आप भी ठीक कहती हैं, ऐसा भी है। मैंने दोनों पहलू देखे हैं। जहाँ 60 to 70% वो लोग हैं जो सिर्फ नस्ली कैट या नस्ली डॉग चाहते हैं। मैं उन 30-35% लोगों को भी जानता हूँ जो ब्रीड से बिलोंग नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें कोई भी कैट या कोई भी डॉग मिलेगा, हम उसको पालेंगे, असूल भी यही है, और उसका इलाज करवाएंगे। और हमारे यहाँ कई, मैं मर्द ख़वातीन दोनों ऐसे मर्द ख़वातीन को जानता हूँ जो रेस्क्यू एनिमल्स करते हैं। कोई भी उनको रोड पे कैट या कोई भी रोड पे डॉग, इनफैक्ट कोई हॉर्स जंकी भी मिलता है, वो फौरी तौर पे उसको उठाते हैं, उठा के करीबी डॉक्टर के ले जाते हैं। मेरे पास इनफैक्ट बहुत आते हैं, उनकी हम कोशिश करते हैं कि कोई हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस फ़ीस बिल्कुल नहीं होती। उनमें हम सिर्फ उनसे कोशिश करते हैं कि मेडिसिन के चार्जेस ना लें, या हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर तो आपकी कोई फंडिंग है पीछे से तो हम आपके सिर्फ मेडिसिन के चार्जेस ऐड करेंगे जो हमें कॉस्ट करेंगे हम सिर्फ, ताकि आप इसको रेस्क्यू करें और इसको बिल्कुल ठीक हो जाए, तो फिर आप उनको दोबारा की अपनी कैप्टिविटी में छोड़ें। तो यहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को, मैं खुद लोगों को कहता हूँ कि ये ना देखें कि जी हमें एक प्यारी सी कोई वाइट बालों वाली ही कैट चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज़ में, तुर्की में बहुत ज़्यादा ये मशहूर है, ये वाली कैट कॉमन है। अच्छा, एक वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है ना कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल जैसे इंसानों में अगर आप पोलियो की वैक्सीन ना करें तो ऑब्वियसली पोलियो होता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। इसी तरह कैट्स और डॉग्स में कुछ वायरल डिजीज ऐसी हैं जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, और सबसे मोस्ट कॉमन रेबीज, बावलापन जिसको आप लोग कहते हैं यहाँ पे कॉमन नेटिव वर्ड में। तो वो वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है, इंक्लूडिंग रेबीज। कुछ कैट और डॉग की ऐसी बीमारियाँ पूरी दुनिया में जिनका कोई इलाज नहीं है, उनकी वैक्सीन आती हैं। तो वो वैक्सीन एक कैट का, डॉग का या गाय भैंस का बुनियादी हक है, आपने करनी है। लेकिन अगर आप वो कैट को रख रहे हैं, आपने अल्लाह ताला से ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है जी ये कैट मैं रख रहा हूँ, मैं इसका जवाब दूँ, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आप इस चीज़ के जवाब दें हैं। अगर आपने एक कैट रखी है और वो बुरी हालत में, इसका क्वेश्चन होगा आपसे कि आपने उसका क्यों इलाज किया, उसको अच्छा क्यों नहीं खिलाया, उसकी गर्मी सर्दी का क्यों नहीं ख्याल किया, उसके हिफाजी टीकों का क्यों नहीं आपने बंदोबस्त किया। क्योंकि अगर आप अपनी कैट को रख रहे हैं और आप उसके हिफाजी टीके नहीं लगा रहे, तो अगर उसको कोई वायरल अटैक होता है आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने उस पर क्यों नहीं हिफाजी। सो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कई कंपनीज हैं जो वैक्सीन को इंपोर्ट करती हैं, रजिस्टर करती हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखा, ये आपने इनके बाकायदा पूरे वो बनाए हो। जी बिल्कुल, ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है पेट पासपोर्ट का। सो बेसिकली ये एक कैट की हेल्थ रिकॉर्ड बुक होती है। इसमें ये होता है कि हम कैट के ऑनर की डिटेल सारी लिखते हैं कि कैट का मालिक कौन है, उसका एड्रेस क्या है, ताकि इन केस अगर बुक गुम जाए तो बुक किसी को पहुँचाई जा सके, या हमारे पास कोई रिमाइंडर हो कि कैट को साल बाद वैक्सीन होनी है तो हम ये नंबर देख के ऑनर से रब्ता कर सकेंगे, आपको रिमाइंडर दें। यानी कि ये हिस्ट्री होती है, ये पूरी हिस्ट्री होगी। इनके पेट के कीड़ों की दवाई बड़ी अहम होती है, इनके पेट के कीड़ों की दवाइयाँ। तो हम ये पेट के कीड़ों की दवाइयाँ भी इनको देते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आती हैं, सब उनके रिकॉर्ड होता है, उनके वैक्सीन का रिकॉर्ड लिखते हैं, फिर उनका वज़न करते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखें हमने यहाँ पे वेट मशीन रखी हुई है, सारा इलाज अकॉर्डिंग टू द वेट होता है। वैक्सीन, पेट के कीड़ों की दवाई वो भी वेट के अकॉर्डिंग होती है, और सारा इस बुक पे लिख के, और ये इट्स नॉट लाइक कि ये सिंपल एक बुक है। इस बुक की बेस पे अगर आपने मुल्क की बाहर की कैट को लेकर जाना हो तो इस बुक की बेस पे जाता है कि आपके पास एक ऑथेंटिक वेटनरी ने साइन स्टैम्प करके बताया होता है वेटनरियन ने कि आपकी कैट को वैक्सीन हुई है। बिल्कुल, और इसकी हेल्थ की कंडीशन भी, हेल्थ की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई बीमार नहीं है। तो आप सर्जरीज वगैरह भी करते हैं? जी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कैट्स की और डॉग्स की प्लान सर्जरीज और इमरजेंट सर्जरीज आती हैं। प्लान सर्जरीज में डिफरेंट सर्जरीज होती हैं। लोग कैट और डॉग की अक्सर नस्ल कशी को ख़त्म करवाने के लिए भी लोग करवाते हैं अक्सर, जिनको वर्ल्ड वाइड न्यूट्रल स्प्रे कहा जाता है, वो वाली सर्जरीज होती हैं। इमरजेंट सर्जरीज होती हैं
कोई क्या कहते हैं कैट आती है एक्सीडेंटल होती है, उसको फ़ौरन हमें इसको चेक करने होते हैं। अच्छा, एक मर्सी किलिंग के बारे में मैंने सुना था कि मर्सी किलिंग करते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा explain कीजिए। देखें इसमें यह है जी कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन एक ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रोसीजर है और इसको इजी वर्ड में मर्सी किलिंग कहते हैं। जो टिपिकल इसका साइंटिफिक वर्ड है उसमें यूथनेसिया वर्ड यूज़ होता है। सो यूथनेसिया का जो बेसिकली वर्ड है वो इसलिए कहा जाता है कि कई दफ़ा मैं देखें इसमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा, रिलीजियस अलहदा पहलू हैं, साइंटिफिक अलहदा पहलू हैं, ठीक है, लेकिन जो एक हमारी कॉमन सेंस कहती है कि कई पेट्स या कई एनिमल्स इतनी पेन में होते हैं और उनके जो मर्ज होते हैं वो लाइलाज होते हैं, उनका हमारे पास इलाज नहीं होता और एट द एंड वो इतनी बीमारी में हो चुके होते हैं कि उनको हालत जो होती है वो देख के तरस आ रहा होता है, काबिल रहम हालत होती है। तो ऐसे मौके पे जैसे कई डॉग्स होते हैं उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है रोड्स पे कि वो फालिज हो चुका होता है, रीढ़ की हड्डी पे उनकी चोट आ चुकी होती है, ना वो चीख रहे होते हैं, ना वो यूरिन पास कर सकते हैं, ना स्टूल पास कर सकते हैं, वो हिल नहीं रहे होते हैं, ना उनकी सर्जरी पॉसिबल होती है। तो ऐसे मौके पे ऑनर्स या वो जो रेस्क्यू करके लाए होते हैं उनके जो जिम्मेदार होते हैं वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब इनको इस दर्द से बस निजात दिलवा देंगे, इसको ये दर्द ना हो। तो उसके वर्ल्ड वाइड जो एक एक्सेप्टेड प्रोसीजर है वो यूथनेसिया का होता है कि उसमें हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो ना होने के बराबर या बिल्कुल भी इस पर पेन नहीं होती और कैट या डॉग ऑन स्पॉट उनको हम कहते हैं पुट डाउन कर देते हैं, उनको सुला देते हैं। सो ये हाँ, लेकिन ये हम उसमें यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि कैट मतलब ना चाहते हुए भी कई ऐसे हमने केसेस देखे हैं जिसमें हमें लग रहा था कि इसका इलाज पॉसिबल है और हमें हमारे क्लाइंट्स ने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप प्लीज़ इसको पुट डाउन कर दें। तो ऐसे में तो हर एक का अपना एक वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। मैं तो इनकार कर देता हूँ कि मैं इसको यूथनाइज नहीं कर सकता, मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं जितना हो सकता है अपने पास से इसकी ट्रीटमेंट करूँगा। आखिर हद तक हम चाहेंगे इलाज करने में, अगर हमारे से इलाज फेल होता है तब हम इसको पुट डाउन करेंगे। और जबकि पॉजिटिव साइड पे देखा जाए कई लोग ऐसे आते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं, इसको आप यूथनाइज करवा दें, या मैं देखता हूँ वो हर्ट ना हो जाए तो मैं कहता हूँ कि सर काइंडली इंजेक्शन लगवा दें, इसको समझ जाएंगे। तो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये मैं कौन होता हूँ इसकी जान लेने वाला, इसका मैं एंड तक इलाज कराऊँगा, जो आगे अल्लाह को मंजूर। तो ऐसे ही हमारे यहाँ कई पॉजिटिव साइड। अच्छा, एक और चीज़ मैंने काफ़ी क्लिनिक्स पे देखी है कि कुछ लोग जो होते हैं वो एंटी हीट इंजेक्शन को प्रमोट करते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं उस? देखिए इट्स ऑल अबाउट जितनी सर्विलेंस हुई है और जितना लोगों ने इसको स्टडी किया है और हमने बुरे केस देखे हैं, अब जाके हमने डिसाइड किया है कि एंटी हीट इंजेक्शन हम लोगों ने बैन करती हैं। सारे वेटरिनेरियन हमारे स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर जितने हैं, हमारी कम्युनिटी है, हमने डिसाइड किया है कि हम एंटी हीट इंजेक्शन बैन कर रहे हैं। इनका लिटरेचर में आता है कि ये इंजेक्शन 2 से 3 महीने का रिजल्ट देते हैं, जबकि आपने अगर अपनी कैट को ये इंजेक्शन लगवाएंगे तो ये 1 साल तक उसके हार्मोन्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो ये सिस्टम होता है, जो बेबीज वाला पूरा इम्प्लांट होता है जहाँ पे बेबी, वो सिस्टम बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पे कई अब और अक्सर लोग रेस्क्यू कैट्स को लगवा देते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि रेस्क्यू कैट को जो हमने इंजेक्शन लगवाया है ये इंजेक्शन अभी असर नहीं करेगा, ये 4 से 5 दिन बाद असर करेगा। और अब वो कैट को छोड़ देते हैं, 4 से 5 दिनों में वो इंजेक्शन एक साइड पर अपना काम कर रहा होता है, इतनी देर तक कैट मेट भी कर चुकी होती है। तो रिजल्ट अबॉर्शन और मिसकैरेज फीटर्स, इस तरह के एबनॉर्मल फीटर्स आते हैं रिजल्ट में, और वो कैट के बहुत पेन में होती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। नियर टू डेथ केसेस हमने देखे हैं, तो हम फौरी तौर पर ऑपरेट करते हैं। इसलिए हमने हम लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया, खुदा के वास्ते आप एंटी इंजेक्शन मत लगवाएं। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप या तो बर्दाश्त करें या कैट को मेट करवाएं, किटन्स लें, या प्लीज़ आप उसका ऑपरेट करवा दें, ठीक है। आप एंटी इंजेक्शन की तरफ करिए होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एनिमल जो साइंस है वो हार्डर है या ह्यूमन साइंस हार्डर है, या दोनों इक्वल है? देखिए, अगर मैं कहूँगा कि जी एनिमल साइंस हार्डर है तो आप लोग कहेंगे ठीक है, आप लोगों ने तो अपनी फील्ड को मुश्किल कहना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर देखें, पढ़ाई तो सारी मुश्किल है जी, वो इंजीनियरिंग हो, वो MBBS हो, वो DVM हो, कोई भी हो, पढ़ाई कोई भी आसान नहीं होती। लेकिन ह्यूमन साइड में मैं ये समझता हूँ, देखें अगर आपने कभी भी सोचना है जी कि हमने जानवरों का डॉक्टर बनना है, मसला ही कोई नहीं है। एडमिशन ले लेंगे हम कहीं भी, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और जानवरों के डॉक्टर बन जाएंगे कभी भी। इसको आपने इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक।
ह्यूमन साइड पे आपने सिर्फ एक ह्यूमन को स्टडी करना होता है, वेटनरी साइड पे आपने गाय, भैंस, घोड़ एक अलहदा है, ठीक है, जिनको हम आमतौर पे बोवाइंस कहते हैं। बोवाइंस में सारी गायें भैंसें आती हैं। फिर एक कैप्राइन फैमिली है जिसमें बकरे, हिरन वगैरह ये आते हैं। फिर एक्वाइन फैमिली है, एक्वाइन फैमिली में घोड़े आते हैं। फिर ये फिलाइन फैमिली है जिसमें कैट्स आती हैं। फिर कैनाइन फैमिली है जिसमें डॉग आते हैं। फिर पोल्ट्री एवियन फैमिली है जिसमें बर्ड्स आते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ एक रहता है। फिर स्नेक्स वगैरह एक अलहदा कैटेगरी है। मतलब बहुत सारी ब्रांचेज हैं। मतलब इसको हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये 5 साल के अंदर डिग्री कराई जाती है। मेरा बिलीव है अगर ये 10 से 15 साल के अंदर ये डिग्री कंप्लीट हो तब भी ये थोड़ा टाइम है। इतना इसको पढ़ने के लिए चाहिए होता है। लेकिन उसको ऑब्वियसली एक हमारी जो एज है उस एज में डिग्री कंप्लीट के लिए पूरी दुनिया में एक प्रोसीजर है कि 5 साल की डिग्री होनी चाहिए। बाकी मुल्कों में ज़्यादा भी, मैंने कई जगहों पर सुना है कि ज़्यादा डिग्रीज हैं, ज़्यादा सालों की डिग्री। तो हमारे यहाँ 5 ईयर्स के अंदर मर्ज किया जाता है। तो 5 ईयर्स के अंदर सुबह से शाम आपने हर एनिमल को, हर तरह की कैटेगरी के बर्ड को स्टडी करना होता है। इट्स नॉट इजी। और फिर इनका तो फूड का भी कॉन्सेप्ट है ना कि इनका एक हर एक ब्रीड का अलग होता है। ऐसे ही देखिए हर एक का अंदर से सिस्टम रहता है। आपने शायद आई डोंट नो आपको इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं, लेकिन आपने सुना होगा जी कि गाय का और वो बकरों का, उनका वो जिसको आप देसी जुबान में ओजरी कहते हैं, उनका मतलब 4 स्टमक होते हैं। ऑब्वियसली कैट डॉग का एक स्टमक होता है, गाय में उसके 4 स्टमक होते हैं, डॉग का एक स्टमक होता है, कैट का एक स्टमक होता है। जैसे जैसे सिस्टम अलग होते हैं उनकी स्टडी भी डिफरेंट होती है, इनका फूड भी डिफरेंट है। कि अगर मैं गाय बकरों को स्टडी कर रहा हूँ तो इनका शटाला और वो जितना इनके फोडर्स आते हैं, चारे आते हैं, उसको अलग स्टडी करना है। अगर मैं कैट और डॉग को स्टडी कर रहा हूँ तो उनका गोश्त वगैरह प्रोटीन अलग है, मैंने स्टडी करनी है। अगर मैं मुर्गियाँ, मेरा टीचर मुझे मुर्गी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो मुर्गी की जो फीड आती है वो मैंने अलग स्टडी करनी है। अगर वो मुझे बर्ड्स पढ़ा रहे हैं तो जो बर्ड की फीड है वो मैंने फीड भी स्टडी करनी है। तो हर चीज़ और उसमें जो खाना है वो हर चीज़ की डिफरेंट फील्ड है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इस प्रोफेशन का जो देखा जा रहा है पाकिस्तान में स्कोप जो है या पोजीशन, सोशल पोजीशन जो कहते हैं, वो आपके हिसाब से कैसी है? अच्छी जा रही है, मतलब नॉर्मल है या इतना नहीं है? सोशल पोजीशन अगर आप बात करें तो हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं अपने आप को वेटनरी डॉक्टर कहलाऊँ या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं अपने आप को डंगर डॉक्टर कहलाऊँ, ठीक है। और मैं इस चीज़ में शर्म महसूस नहीं करता अगर मुझे कोई डंगर डॉक्टर का, ऑब्वियसली डंगर मीन्स एनिमल, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो अपने काम में अगर आप शर्म करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कोई इंजीनियर भी शर्म कर सकता है अगर उसने कोई इलेक्ट्रिक चीज़ करनी है, ठीक है। तो शर्म तो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो अगर सोशल पोस्टिंग में परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आप स्कोप की बात करें, देखिए जी हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है इसमें हर चीज़ का स्कोप है। आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, आप डिवोशन के साथ काम करें कि आपने, अगर देखें मेरी फील्ड है पेट को मैंने अल्लाह के हुक्म से इलाज करना है। देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैंने इलाज करना है। मेरी अगर नीयत साफ़ होनी होगी, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि ये पेट ठीक होना चाहिए, तो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर मेरी फील्ड होगी कि मैंने अर्निंग करनी है खाली, तो फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला शिफा भी उसी हिसाब से देंगे, ठीक है। सो अगर मैं पाकिस्तान में, मैंने अब आपको बताया मेरे 4 साल हो गए हैं, मैंने 4 साल में आप ये पूरी मार्केट जिसमें मेरा क्लिनिक, आप इनसे पूछ सकते हैं, मेरी सिर्फ ईद की 3 छुट्टियाँ होती हैं। मेरी मुहर्रम, रबीउल अव्वल, 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर, 9 नवंबर, संडे को भी मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। मेरे घर में मेरी फैमिली के साथ क्वेश्चन है इस बात पे कि वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं छुट्टी करते, क्यों टाइम नहीं देते। अगर मैं छुट्टी भी कर लूँ मैं ऑन कॉल रहता हूँ। तो मैंने अपना स्कोप इस मुल्क में, इस शहर में, इस इलाके में बनाया है। तो मेरा ख्याल है, मैं नहीं मानता अगर आप कहेंगे इधर स्कोप नहीं है बाहर स्कोप है। स्कोप अगर बाहर है तो फिर मैं कहूँगा MBBS का भी स्कोप नहीं है, और अगर स्कोप इधर है तो इधर डंगर डॉक्टर का भी स्कोप। इन शॉर्ट ऑनेस्टी से काम करें, हार्ड वर्किंग करें, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। अभी ये जो अभी कैट है इसका थोड़ा सा बताएंगे। मैं हमारे पास आज से कोई महीने पहले की बात है, ये कैट आई थी और ये अभी आपको बड़ी लग रही है, तब ये अराउंड नियर टू 2 मंथ्स थी। सो इनके ओनर्स लाए थे और तब इसके साथ एक एक्सीडेंटल केस हुआ था कि ये कहीं से हिट हुई थी या कहीं से गिरी थी। तो यहाँ पे इसके काफ़ी स्वेलिंग हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इसके काफ़ी स्वेलिंग थी जहाँ से आपको बाल कटे हुए नजर आ रहे हैं। सो इसका हमने तब पता नहीं चल रहा था क्या है, इसका हमने एक्सरे करवाया और एक्सरे से हमें पता चला कि बेसिकली यहाँ पे एब्डोमिनल हर्निया हो गया था। इसके इंटेस्टाइन्स वगैरह सारा कुछ बाहर आ रहे थे, जिसकी वजह से ये खाना भी नहीं खा पी रही थी और ऑब्वियसली इसका स्टूल भी नहीं आ रहा था।
सो इनके मैं तो उनके ऑनर्स को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने स्टेप लिया। कैट बहुत छोटी थी, उनको मैंने कहा ऑपरेट नहीं हो सकता, लेकिन ऑपरेट के अलावा कोई हल भी नहीं था। ये कैट थोड़ा सा मेरे से डरती है, ठीक है। सो क्योंकि मैं सर्जन हूँ इसका, तो हाँ यहाँ पे फिर बेसिकली हमने जी इसको ऑपरेट किया। और ऑपरेट करने के बाद जैसे ही हमने ऑपरेट किया तो सारे अंदर सब कुछ रप्चर हुआ होता। तो हमने अंदर सारा बंद करके टांके वगैरह लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जी करम है कि अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी दी। और ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे पास क्लिनिक आती है, मेरे पास नहीं आती, लगा हुआ था, लेकिन अब ये आजकल वैक्सीन के लिए आई है और बिल्कुल ठीक है, टांके भी इसके खुल गए। यहीं पे आज हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई थिंक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसके लिए बहुत कम लोग स्टेप लेते हैं, और लेना भी चाहिए क्योंकि हर जान कीमती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।